हेलो एवरीवन, दिस साइड सौरभ भैया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपना केमिस्ट्री का चैप्टर 4, जो कि हमारे सेकंड टर्म का यानी कि फाइनल टर्म का चैप्टर 1 भी है। इसका पूरा नाम है बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो हमारा लेक्चर है वो कई पार्ट्स में होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक से थ्योरी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले कार्बन में आपको पढ़ना है कार्बन के बारे में कि कार्बन है क्या। वैसे तो आपने क्लास 9th में 118 एलिमेंट्स के बारे में जाना होगा, जिसमें से आपने 30 से 40 एलिमेंट्स, उसके सिंबल्स, उसका एटॉमिक नंबर, हो सकता है आपने उसका मास नंबर भी याद किया हो और कुछ आयंस के बारे में भी याद किया हो। बट इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो इसके आंसर के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो कार्बन बेटा 5 मिलियन कंपाउंड्स फॉर्म करता है धरती के ऊपर, जो अलग अलग फिजिकल स्टेट में होते हैं, है ना। अलग अलग फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट मतलब आपको पता ही होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कार्बन आपको सॉलिड के अंदर भी मिल जाएगा, कार्बन आपको कुछ लिक्विड्स के अंदर भी मिल जाएगा और कार्बन आपको गैसियस फॉर्म में भी मिल जाएगा। कार्बन से बहुत सारी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। कार्बन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। इस वजह से हमें इस चैप्टर के अंदर कार्बन को पढ़ना है और कार्बन के बारे में जानना है। ठीक है, तो बच्चों तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स देख लो जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया है कुंडली। कुंडली का मतलब है कि कार्बन के बारे में बेसिक बातें जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है हम वो जानेंगे। इसके बाद है अकरेंस ऑफ कार्बन। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम समझेंगे कि कार्बन कैसे अकर करता है हमारे नेचर के अंदर। इसके बाद एलोटोप्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, एंड देन फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, एंड देन लास्ट में हम सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इस तरीके से हम ये पूरा चैप्टर अपना कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन की कुंडली। कुंडली का मतलब बेटा बेसिक सी बातें जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बन की कुंडली की, तो आपको जो बेसिक बातें क्लास 9th में पढ़ाई गई है कार्बन के बारे में, देखो बेसिकली ना हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो आप सभी को पता होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है ना। आप कमेंट कर सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6। इसका एटॉमिक मास, तो कार्बन के एटॉमिक मास की बात की जाए तो इसका एटॉमिक मास होता है 12, है ना। ये एक एलिमेंट है और ये किस टाइप का एलिमेंट है, अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो ये एक नॉन मेटल है ना बच्चों। आपको पता ही है कार्बन एक नॉन मेटल है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको अभी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये पुराने सिलेबस में हुआ करता था। अब नए सिलेबस में हमें ये बातें जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा अकरेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन हमारे नेचर में कैसे अकर करता है, अगर बात की जाए तो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट के अर्थ क्रस्ट, ये जो है मिनरल्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, जैसे कि कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम। तो इसकी जो परसेंटेज है बच्चों वो है 0.02%। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इसके बाद ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, जिसकी परसेंटेज है 0.03%। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद हमारे आसपास ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। मैंने बताया ना आपको कि आपको सॉलिड में भी कार्बन मिल जाएगा, आपको लिक्विड में भी कार्बन मिल जाएगा और गैसियस स्टेट में भी कार्बन मिल जाएगा। हमारे आसपास अगर आप देखो, नजर दौड़ाओ, तो आसपास की 50 लाख चीज यानी कि 5 मिलियन सब्सटेंस के अंदर कार्बन पाया जाता है। ये जो मैंने कपड़ा पहना है ब्लैक टी शर्ट, इसमें भी कार्बन है। इवन मेरी बॉडी के अंदर भी कार्बन है। जितने भी प्लांट है हमारे आसपास, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अंदर कार्बन है। ठीक है,
तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजों में कार्बन पाया जाता है, इस वजह से इस चैप्टर के अंदर हमें कार्बन के बारे में पढ़ना जरूरी। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ आई सभी को। आपको ये परसेंटेज याद रखनी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल की फॉर्म में है 0.02% और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है 0.03%। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो कार्बन मैंने बताया ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस हर एक सब्सटेंस में पाया जाता है, जिसके 2 से 4 एग्जांपल यहाँ आपको दिए हुए। सॉलिड में है, कपड़ों में है, कोल में है, कोक के अंदर भी है, वुड और डाइनिंग, इन सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। इसके बाद लिक्विड के अंदर ये पेट्रोलियम, अल्कोहल, सैनिटाइजर एंड ग्लूकोज, इन सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। और गैसेज स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नेचुरल गैस लाइक मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी गैसेस के अंदर भी कार्बन पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको याद कर लेना, जिससे कि आपको समझ आएगा कार्बन सॉलिड, लिक्विड और गैसेज स्टेट में किन किन सब्सटेंस के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे कि कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, तो आप बता सकते हो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो आंसर है ना, आप सभी कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम आगे। हाँ तो बच्चों, अपना अगला टॉपिक है कार्बन के एलोट्रॉप्स, है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वैसे तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ 3 मेन एलोट्रॉप्स पढ़ने, जो कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है डायमंड, प्योर 100% कार्बन होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई डायमंड क्या है ना, डायमंड में कितने परसेंट कार्बन होता है, तो आप ये कहोगे कि भाई वो प्योर 100% कार्बन है। एलोट्रॉप का मतलब ही होता है कि भाई उसके जैसा दिखने वाला, मतलब उस सेम सब्सटेंस का बट दूसरे तरीके से दिखने वाला, है ना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग होगी लेकिन वो होगा सेम, है ना। तो डायमंड प्योर कार्बन है और इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो अलग है और वो अलग तरीके से अपीयर होता है। सेम ऐसे ही ग्रेफाइट, आपने ग्रेफाइट पेंसिल्स देखी होगी, तो इसके अंदर ये जो ब्लैक सा सब्सटेंस है ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सेल्स के अंदर भी यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाता है ना। जो छोटी छोटी बैटरीज वगैरह होती है उनमें भी ग्रेफाइट यूज होता है, तो ग्रेफाइट। और तीसरा है ये फुलेरेंस, इसका पूरा नाम है बकमेस्टर फुलेरेंस। तो ये फुलेरेंस भी एक तरीके का कार्बन का एलोट्रॉप है। हालांकि कार्बन के 22 से 25 एलोट्रॉप्स होते हैं, बट हमें सिर्फ कितने पढ़ रहे हैं, 3। ठीक है, एलोट्रॉप की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है बच्चों, द एलिमेंट कार्बन अकर इन 3 डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद वाइडली वेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होगी, बट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है या इसका केमिकल नेचर है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी 100% कार्बन है, यानी कि प्योर कार्बन है, बस फिजिकली ये अलग अलग तरीके से हमारे सामने अपीयर हो गए। ठीक है, तो एक एक करके हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है डायमंड। तो अगर डायमंड की बात की जाए बच्चों, तो डायमंड का देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें यहीं से समझा दे रहा हूँ। इसमें ना ये जो है ये एक कार्बन एटम है, ये बॉन्ड बनाता है अपने जैसे 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ, है ना। तो एक कार्बन एटम ये रहा, फिर अगला ये रहा और फिर अगला ये रहा। तो इस तरीके से एक कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो एक ये रहा, ये अपने जैसे 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सेम फिर ये जो एक है ये अपने जैसे 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से ये सब अपने आगे स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाते हैं। यही जो स्ट्रक्चर है ये बनाते हैं फिर डायमंड, है ना। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों कि जब ये 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, अच्छा आपको पता ही होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 4। इसके जो वैलेंसी थी वो 4 थी। इसके चारों इलेक्ट्रॉन ने आपस में एक दूसरे, सॉरी, इसके चारों इलेक्ट्रॉन ने अपने बॉन्ड बना लिए, और बॉन्ड बनाने की वजह से इसको एक 3D स्ट्रक्चर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिजिड होता है। इसी की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है जो हमारी धरती पर पाया जाता है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी भी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड में क्या आएगा कि सबसे पहले ये तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना, नेचर वाइज ये बहुत हार्ड है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ है। इसके बाद है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड में कोई ही सॉलिड होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब करेगा,
जब उसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में और चारों ने बॉन्ड बना लिया, है ना, मान लो ये एक कार्बन एटम है, तो इसके चारों सेल जो है वो भर गए, चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करता। इसके बाद है ये कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी ये जो शेप है ये इसको बेटा फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में दी जाती है, हालांकि जो प्योर डायमंड होता है वो इस शेप का नहीं होता। ठीक है, ये इसकी शेप दी जाती है इसको। ठीक है, अगले आते हैं इसके यूजेस। तो इसके यूजेस क्या है भाई, सबसे अच्छा यूज है इसका कि ये ज्वेलरी बनाने में यूज होता है ना। आपने गोल्ड के अंदर बहुत सारी डायमंड की ज्वेलरीज वगैरह देखी होगी, तो ज्वेलरी बनाने में आता है। और दूसरा इसका कटिंग इंस्ट्रूमेंट भी बनाने में यूज होता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट मटेरियल है, तो ये अदर मटेरियल को कट करने के काम भी आता है। तो जितने भी कटिंग डिवाइस होते हैं, है ना, कटिंग डिवाइस, तो उसमें डायमंड की प्लेटिंग की जाती है जिससे कि वो अदर मेटल को कट कर सके। ठीक है, तो ये था बच्चों डायमंड के बारे में। हम चलते हैं अपने अगले एलोट्रॉप पे, जो कि है ग्रेफाइट। इनके ना बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मैं एक बार इसको मिटा दूं। इनके ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अगला हमारा एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। अच्छा, अब ग्रेफाइट की बात की जाए तो ये डायमंड से थोड़ा सा अलग है। डायमंड के अंदर क्या था कि चारों इलेक्ट्रॉन जो थे वो बॉन्ड बना रहे थे, है ना, बट ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट में अगर आप ध्यान से देखो तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो लेयर वाइज होता है। मतलब इस तरीके से एक लेयर फॉर्म होगी और ऐसे, है ना, ये, तो ये एक लेयर होगी और इसी के नीचे एक और लेयर होगी। ठीक है, इस तरीके से, और इनका ना बॉन्ड इसके साथ होगा ऐसे। तो ये लेयर बाय लेयर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और ये आपको दिख रहा है ये बॉन्ड है, और ये है वीक फोर्सेस की वजह से जुड़ा हुआ है, जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है ना। यहाँ आप देख सकते हो सकता है आपको दिखाई ना दे, बट ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि आसपास के दो एटम को जोड़ रहा है, एक कार्बन एक दूसरा कार्बन, इनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग है। बट जो दो लेयर है, ये लेयर 1 एंड लेयर 2, इस लेयर स्ट्रक्चर के फॉर्म देखो ये ऐसे होता है एक के ऊपर एक, तो इसके बीच में ये वीक फोर्स है जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। ये डायमंड के जितना हार्ड नहीं होता। ग्रेफाइट बहुत ज्यादा ही समझो डक्टाइल टाइप का मटेरियल है भाई, बहुत आसानी से टूट जा रहा है ना, जैसे मेटल्स डक्टाइल होते, सॉरी मेटल जो है वो टूट जाते कुछ नॉन मेटल आसानी से, तो ये वैसा सा है। तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इज सेम प्लेन फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल एरे। एरे का मतलब है अरेंजमेंट, है ना, एरे मीन्स अरेंजमेंट। इस 3D स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एरे, है ना। तो ये देखो लेयर है, पहली लेयर ये, इसमें ये हर एक पॉइंट पे ना कार्बन है। तो देखो एक कार्बन मान लो ये है ना C1, तो इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया C2 के साथ, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया C3 के साथ, और एक बॉन्ड इसके साथ बनाया C4 के साथ। ठीक है, इसका अभी भी एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है वैलेंसी इसकी 4 होती है ना, बट इसने 3 के साथ ही बॉन्ड बनाया, तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और आपको पता ही है वही फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बनाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कोई आपसे पूछे कि क्या ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो आप बताओगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट के लिए अगर हम आए तो ये लाइटर होते हैं डायमंड से। डायमंड से वेट वाइज ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, है ना, डायमंड से बहुत ज्यादा हल्के होते हैं ये स्लिपरी भी होते हैं। स्लिपरी मतलब हाथ में लगाने पर ये स्लिप करते हैं, इसीलिए इनका यूज जो है ना वो लुब्रिकेंट की फॉर्म में भी किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं ना, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेइश ब्लैक कलर के होते हैं, है ना, इनका जो कलर अपीयरेंस है वो ग्रेइश ब्लैक है। और ये ओपेक होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट ओपेक आपने सुना होगा ना, तो ये ओपेक सब्सटेंस में आते हैं, इनके अंदर से लाइट आगे पास नहीं होना। ठीक है, बस यूजेज ऑफ ग्रेफाइट की बात की जाए तो यूज एज लुब्रिकेंट, कई मशीनरी पार्ट के अंदर फ्रिक्शन कम करने के लिए
वहाँ पे इनका भी यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं ये। इसके बाद यूज़ इन इलेक्ट्रिक सेल, मैंने आपको बताया था सेल्स या बैटरीज में यूज़ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये बना सके। इसके बाद है कोर ऑफ पेंसिल, है ना, पेंसिल पे एग्जांपल दे रहा मैंने, तो उसकी कोर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था सेकेंड एलोट्रोप जो कि है ग्रेफाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एलोट्रोप की तरफ जो कि है बकमिंस्टर फुलरेंस। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ये याद रखना है कि जब कार्बन के 60 एटम्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। देख सकते हो आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर है ना। इसमें सॉरी, इसमें जो अरेंजमेंट होती है बच्चों, वो ना रिंग्स की फॉर्म में होती है। देखो दो टाइप की रिंग होती है, एक रिंग ऐसी होगी जिसमें 5 कार्बन अरेंज होंगे और एक रिंग ऐसी होगी जिसमें 6 कार्बन अरेंज्ड होंगे। इसको बोला जाता है पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल रिंग, इसमें कितने कार्बन अरेंज होते हैं, 5 कार्बन, है ना। और कोई पूछे कितने पेंटागोनल रिंग्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 12 जो है वो पेंटागोनल रिंग्स यानी कि 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होगी। और इसको कहा जाता है बच्चों हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग, है ना, इसको 6 कार्बन रिंग्स भी कहा जाता है। तो ऐसे कितने हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो 20। ठीक है, हाँ। और ये मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कहलाता है बकमिंस्टर फुलरेंस, जिसमें टोटल 60 एटम है। एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन के कितने एटम मिलकर एक फुलरेंस बनाएंगे, है ना। तो ऐसे आपके सामने ऑप्शंस होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 60 एटम मिलके जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि क्लोज रिंग की फॉर्म में होगा और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे रिंग्स होंगे, हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स, वो कहलाएगा फुलरेंस। ठीक है, तो बच्चों आज का हम अपना लेक्चर इसी टॉपिक के साथ खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, है ना। इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो और हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।